हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत पर अरब और तुर्कों के आक्रमण के बारे में जानकारी, और साथ ही हम गुलाम वंश के बारे में भी जानेंगे और इनसे संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो आइए जानेंगे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों ने किया था। यह आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था और यहाँ का शासक दाहिर था। चलिए जानेंगे अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? आइए जानेंगे। वह मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन यह कर बच्चों, महिलाएं, ब्राह्मण और अपाहिजों से वसूला नहीं जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति कौन था? तो आइए जानेंगे। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? जैसा कि आपको अभी बताया था, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके नेतृत्व में तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो आइए जानेंगे। सुबुक्तगीन के नेतृत्व में तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन गजनी का शासक था। 986 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था और यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो चलिए जानेंगे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क महमूद गजनी गजनवी था। यह सुबुक्तगीन का बेटा था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 997 ईस्वी में यह गजनी का शासक बना था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत पर महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो आइए जानेंगे। भारत पर महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। इसने यह आक्रमण पेशावर पर किया था और वहाँ का शासक जयपाल था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। चलिए जानेंगे अगला क्वेश्चन, भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चलिए जानेंगे। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने अंतिम आक्रमण जाटों पर किया था। चलिए जानेंगे अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? आइए जानेंगे इसका आंसर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जिसका विद्रोह जाटों ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने महमूद गजनवी के दरबार को सुशोभित किया था? तो आइए जानेंगे। महमूद गजनवी के दरबार को सुशोभित अलबरूनी, बहाकी और उतबी ने किया था। इन तीनों ने इनके ऊपर एक किताबें भी लिखी थी, जैसे कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद, उतबी ने किताब उल यामनी और फिरदौसी ने शाहनामा, वहाकी ने तारीख़ सुबुक्तगीन नामक पुस्तकें लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से महमूद गजनवी के दरबार में वह कौन विद्वान था जो एक प्रसिद्ध इतिहासवादी, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल और दर्शन का ज्ञान दाता था?
तो चलिए जानेंगे अल-बरूनी। अल-बरूनी ने किताबें भी लिखी थीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो चलिए जानेंगे, मोहम्मद गौरी ने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान के कारमाती मुसलमानों पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय राज्य पर प्रथम आक्रमण किया था? तो जैसा कि आपको भी बताया था, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया था। तराइन में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, यह कहाँ पर स्थित है? तो आइए जानेंगे, तराइन थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से लौटा और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अब चलिए जानेंगे अगला क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई निम्न में से किनके बीच हुई थी? जैसा कि आपको भी बताया था, तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो आइए जानेंगे, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। आइए जानेंगे अगला क्वेश्चन, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो चलिए, तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1194 ईस्वी का प्रसिद्ध चंद्रावर का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो आइए जानेंगे, चंद्रावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। चंद्रावर कन्नौज और इटावा के बीच में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रावर वर्तमान में भारत में किस स्थान पर स्थित है? जैसा कि आपको भी बताया था, चंद्रावर वर्तमान में कन्नौज और इटावा के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर मोहम्मद गौरी की नमाज पढ़ते समय हत्या कर दी गई थी? तो आइए जानेंगे, दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी भारत आया तो दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त खोखर जनजाति के लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी भारत में जीते गए क्षेत्रों के शासक के रूप में किसकी नियुक्ति कर वापस गजनी चला गया था? तो आइए जानेंगे, जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्ति करके चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली में गुलाम वंश का शासक कौन था? तो आइए जानेंगे, गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक ये तीनों गुलाम वंश के शासक थे। कैमाज रूमी कुतुबुद्दीन का सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो आइए जानेंगे, कैमाज रूमी की मदद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो आइए जानेंगे दिल्ली में गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यों मर्ज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था। तो आइए जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक आराम शाह को बनाया गया था, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को वहाँ का शासक घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो आइए जानेंगे चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल क्या माना जाता है। तो आइए जानेंगे दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। आइए जानेंगे अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। तो आइए जानेंगे बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा भूमि पर अभिवादन करने को कहते हैं और पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा को कहते हैं। ये रीति रिवाज ईरानी दरबार में हुआ करते थे, लेकिन बाद में बलबन ने इन्हें दिल्ली सल्तनत में लागू कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के किस शासक ने पूरा करवाया था। तो आइए जानेंगे कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन इसे शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। तो आइए जानेंगे दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था। तो आइए जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का वह शासक कौन था जिसने अपने विरोधियों के प्रति लौ व रक्त नीति का पालन किया था। तो आइए जानेंगे लौ व रक्त नीति का पालन बलबन ने किया था। बलबन के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जिसमें उसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया था। 1287 में जब बलबन की मृत्यु होती है, तब शमसुद्दीन कैमुर्स को दिल्ली का शासक बनाया जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो आइए जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा किस शहर में स्थित है। तो आइए जानेंगे 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको जियोग्राफी स्टैटिक जीके की वीडियो देखनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।